गुड इवनिंग सभी साथियों को बहुत सारा प्यार, नमस्कार। स्वागत है राघव सर की लूसेंट की कक्षा में। साथियों, कल क्लास नहीं हो पाई थी। कल मैं थोड़ा सा आवश्यक कार्य से अपने घर से बाहर गया हुआ था, थोड़ा सा पारिवारिक समस्या थी। और साथियों, आज स्वागत है आपका। आज है 30 अप्रैल, अप्रैल माह का अंतिम दिन है। और भाई साहब, अंतिम दिन है। मैंने जैसा वादा किया था, आज जुम्मा है, तो आज जुम्मा का मतलब क्या है? आज यूनिट भी हमारी आखिरी है भाई साहब। यूनिट नंबर 24, लूसेंट की यूनिट नंबर 24। और मिला लेना अपनी किताब से भाई साहब, प्राचीन इतिहास की आखिरी यूनिट। ठीक है, इसके बाद कोई यूनिट प्राचीन इतिहास में देखने को नहीं मिलेगी। अब जो इतिहास चालू होगा वो चालू होगा मध्यकाल इतिहास। हम लोगों ने एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर लिया। जो बच्चे कहते थे, जो बच्चे दाग लगा रहे थे, जो विरोधी दाग लगा रहे थे, ये मास्टर सिर्फ चंद दिनों का पढ़ाएगा, सिर्फ धोखा देगा। उनके मुंह पे जोरदार तमाचा है, उनको बता देना कि भाई साहब मास्टर बिल्कुल सच बोला था, उसने एक टॉपिक तो पूरा कंप्लीट करके दिखा दिया। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। गुड इवनिंग सभी मेरे बच्चा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। प्रीति शर्मा, बिल्कुल बहुत बढ़िया। दीपिका, गणेश, गोल्ड स्टीन, सुरभि पटेल, बदमाशों का शहर, धर्मेंद्र, शैलेन, पूजा, रंजीत, कृष्णा, बहुत बढ़िया। मुकुंद, सौरभ तिवारी, सबनम बानो, रंजीत, प्रीति, चलिए बहुत बढ़िया सभी बच्चों को। सुखदेव नौतियाल, हाँ बहुत बढ़िया भाई साहब। फटाफट वीडियो को शेयर कर दो, फटाफट वीडियो को शेयर कर दो। और लाइक का बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि याद रखना ये सीरीज कैसी है, तांडव सीरीज। और सभी बच्चों बता दें, आज लूसेंट की जो है यूनिट नंबर स्टार्ट हो रही, कौन सी? अंतिम, प्राचीन इतिहास की अंतिम यूनिट, मतलब 24 यूनिट। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, जबरदस्त। राधे राधे, बिल्कुल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराएंगे, सब कुछ कराएंगे, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। हाँ, और बता देना आप सब दोस्तों को, बता देना, कह दो भाई साहब जहां भी भटक रहे हो, भटकना नहीं, आ जाओ। क्योंकि एक सब्जेक्ट पूरा का पूरा हमने क्या कर दिया, खल्लास, काम खत्म। चलो आज शुरुआत करते हैं लूसेंट 24 नंबर यूनिट, राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति। हम लोगों ने दक्षिण भारत का बहुत अच्छे से अध्ययन कर लिया। अब आज अध्ययन करेंगे राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति के बारे में। तो इसके बारे में भी कहते हैं, बहुत अच्छे से समझते हैं। आप लोगों ने गुप्तोत्तर काल समझा था, क्या पढ़ा था? गुप्तोत्तर काल। तो गुप्तोत्तर काल एक पढ़ा था ना, गुप्त काल के बाद का काल आपने पढ़ा था, बिल्कुल। सीएम चौरसिया, बिल्कुल लाइक करो। अरे लाइक करो मेरे गाइस, क्या मेरे मुंह से जब आवाज निकलेगी तभी लाइक करोगे। चलो शुरू करते हैं, लगाओ। राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति। तो भाई साहब इसके बारे में देखो बहुत ध्यान से, जबरदस्त अंदाज में देखो। अभी तक हम लोग दक्षिण भारत का बहुत प्यार से पढ़े, है कि नहीं? लेकिन उत्तर भारत का हम लोग उतना ज्यादा नहीं पढ़े। तो उत्तर भारत का प्राचीन इतिहास का मैप ऐसे ही बनेगा। ठीक, प्राचीन इतिहास कैसा ही बनेगा। इसको थोड़ा सा चौड़ा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अब बहुत बढ़िया तुम्हें बताएंगे भाई साहब। आज इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ना जो तुम्हारे दिमाग में बैठेंगे सिर्फ, बाकी कोई मैटर नहीं करता, आप समझना केवल ये याद करके चलना, बहुत ध्यान से। क्या समझ के चलना, बिल्कुल जबरदस्त अंदाज है आज समझने का। आज का दिन बहुत ही जबरदस्त है। ठीक है, तो देखो ये एक पड़ता था गुजरात वाला एरिया, ये एक पड़ता था गुजरात वाला एरिया, यहां पड़ेगा गुजरात के ऊपर राजस्थान वाला एरिया, और राजस्थान के साथ साथ यहां यूपी में पड़ेगा एक वाराणसी वाला एरिया, यहां पे यूपी और मध्य प्रदेश के बीच में पड़ेगा बुंदेलखंड का एरिया, और यहां पड़ेगा एक कन्नौज का एरिया। लो भाई साहब, अभी अब तो हमने गोले बनाए, अब समझना चालू कर मेरे बालक, समझना चालू कर। तो समझना जो सबसे पहले चालू करोगे, ये जो आपको दिख रहा गुजरात वाला, तो याद रखना ये जो गुजरात का एरिया दिख रहा, यहां पर जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है चालुक्य। लेकिन ये चालुक्य कहां के होंगे? ये चालुक्य होंगे गुजरात के, गुजरात के चालुक्य। और ये पढ़ेंगे कहां? राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति में। ठीक है, और सबसे बड़ी बात हम आपको बता दें, क्या बता दें कि इसी उत्पत्ति को हम लोग क्या कहते हैं? गुप्तोत्तर।
गुप्तोत्तर काल या गुप्तोत्तर वंश पार्ट 2, गुप्तोत्तर वंश पार्ट 2, क्लियर। उसके बारे में आज हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं। और भाई साहब ये ऐसी चीज है ना जो दिमाग में बैठती नहीं, बैठानी पड़ती है, ठीक है। बहुत बढ़िया। हाँ लेट आया, थोड़ा सा लेट हो गया, 7 बजने में लेट हो गया था, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं, लेकिन अब नहीं होऊंगा भाई साहब। थोड़ा सा मैंने बताया ना पारिवारिक समस्या थी तो उस वजह से, क्लियर है। चलो फिर आगे, इतनी बात समझ में आ गई, आ गई। फिर यहां राजस्थान में आप देखोगे, राजस्थान में एक वंश देखने को आपको मिलेगा, गुर्जर प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार वंश, राजस्थान वाले एरिया में गुर्जर प्रतिहार देखने मिलेगा। यहां पे लिखे दे रहे हम, यह राजस्थान वाला एरिया, यहां पर गुजरात वाला एरिया, और राजस्थान के एरिया में ही जो राजस्थान के ये वाला गुर्जर प्रतिहार वाला है, दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान एवं गुजरात के एरिया में ये पड़ेगा, और राजस्थान के एरिया में एक और पड़ेगा जिसको कहते हैं चौहान वंश, पृथ्वीराज चौहान वंश। यहीं पे आपको देखने को मिलेंगे सारे, यहां मिलेगा चौहान वंश। ये जो मध्य प्रदेश और यूपी के बीच में है, मतलब यूपी और एमपी के बीच में है, यहां वाले वंश का क्या नाम है तो याद रखिएगा, इनको कहते हैं जेजाग भुक्ति, जेजाग भुक्ति के चंदेल, जेजाग भुक्ति के चंदेल। और आपको मैं बताना चाहता हूं ये जो जेजाग भुक्ति है, जेजाग भुक्ति, इसी का आधुनिक नाम, मतलब इसी को आधुनिक नाम में क्या कहते हैं, बुंदेलखंड। तो पेपर में बहुत बढ़िया प्रश्न आता है, बुंदेलखंड किसे कहते हैं, तो बुंदेलखंड का प्राचीन नाम क्या है, जेजाग भुक्ति है। चंदेल राजा कहां के थे, यहां के। अभी जो खजुराहो के मंदिर वंदिर सब पढ़ोगे ना, सब यहीं पे पढ़ोगे, ठीक है। मोडेरा का सूर्य मंदिर देखोगे, गुर्जर प्रतिहार के बारे में देखोगे। भाई साहब इतना मजेदार टॉपिक है, पूछो नहीं। तुमको लग रहा होगा बोरिंग, लेकिन बोरिंग टॉपिक नहीं, बहुत बढ़िया टॉपिक है, ठीक है। ये मान लो इतना अच्छा टॉपिक है जो तुमको पढ़ने को बहुत ही कम बार मिलेगा, ठीक। फिर बात समझना, फिर बात समझना, यहां पे जो आपको ये वाला कन्नौज वाला एरिया दिख रहा, कन्नौज वाला एरिया दिख रहा, तो यहां पे कन्नौज के गढ़वाल वंश है, कन्नौज का गहड़वाल, गहड़वाल। यहां पे तुमको राजा जयचंद मिलेंगे, जिनका चंदावर का युद्ध हुआ था 1194 का, वो यहां पर तुम्हें देखने को मिलेगा, ठीक है। मतलब एक एक चीज बिल्कुल विधिवत तरीके से आपको देखने को मिलेगा। ये वाला हटा दो एरिया, ठीक, और यहां पे लिख दो यूपी, और यूपी में कौन सा एरिया, कन्नौज। तो इन वंशों के बारे में जो हम लोग पढ़ेंगे, यही वंश कहलाएंगे राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति। गुप्तोत्तर पार्ट 2 के नाम से जाना जाएगा। और यहीं पे बहुत छोटे छोटे वंश मिलेंगे आपको, और जो छोटे छोटे वंश मिलेंगे, एक जैसे मिलेगा यहाँ पे तोमर वंश के बारे में पढ़ने को मिलेगा। यहीं पे तोमर वंश के बाद जैसे यहाँ पे एक सिसोदिया वंश मिलेगा, सिसोदिया वंश। यहीं पर आपको मिलेगा एक परमार वंश, और यहीं पे आपको मिलेगा एक गंग वंश, ठीक है। ये सारे छोटे छोटे वंश भी अभी आपको देखने को मिलेंगे राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति में। ये मान लो ये टॉपिक इतना जबरदस्त है कि भाई साहब जल्दी किसी के समझ में आता नहीं है, कोई पढ़ता नहीं है, लेकिन मैं पढ़ा के हो रहा हूं क्योंकि मैंने शपथ ली है कि तुमको लूसेंट में कुछ छोड़ेंगे नहीं, ठीक, कुछ छोड़ेंगे नहीं। तो इसीलिए मैं मुझे पढ़ाना पढ़ा रहा हूं। मैं जानता हूं बोरिंग टॉपिक है, बच्चे हमेशा पढ़ते कौन सी चीज है, सरल। लेकिन मैं बताना चाहता हूं पेपर में जब 50 में 50 नंबर लाने होते हैं ना जीएस में, सरल सबको आता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम बताओ, सब लोग बता देंगे, स्कॉर्बिक एसिड। लेकिन दिक्कत कहां आती है कि भाई साहब जब थोड़ा सा लेवल हाई करता है, विटामिन सी का पूरा डिटेल पूछ लेता है, तो बच्चा बड़ा कंफ्यूज हो जाता है, पगला जाता है। वो सोचता है सोचे कहां से हम और पढ़े कहां से और आंसर कहां से दें। अब वो पागलों वाली स्थिति में चला जाता, डिप्रेशन में क्यों चला जाता। वो मेन रीजन डिप्रेशन में जाने का उसके पीछे वही है क्योंकि उसने जो है पढ़ाई केवल ध्यान से नहीं पढ़ी, बगुलों वाला ध्यान नहीं रखा। बगुलों वाला ध्यान देखे हो,
उस तरह उसने पढ़ाई नहीं की। उसने पढ़ाई की केवल काम चलाऊ, कि केवल देख लिया हो गया, हां आ गया, वो पढ़ाई नहीं होती। पढ़ाई हमेशा एक विधिवत तरीके से होती है, याद कर लेना। और बढ़िया ये मान लो अगर तुम पूरा पढ़ के चले आए और अंत में आज रो मारे तो तुम्हारा पढ़ना लिखना सब व्यर्थ। क्यों? क्योंकि तुम्हें खुद नहीं पता 1 से लेकर 23 तक का जो सरल यूनिट थी, क्या पता वहां से प्रश्न नहीं आना, आता तुम्हें सब है। और 23 तक का क्या पता प्रश्न एग्जामिनर ने पूछा ही नहीं। एग्जामिनर ने प्रश्न पूरे प्राचीन इतिहास से उसने 2 प्रश्न निकाले जीएस के और उसने रख दिए भाई साहब इन वंशों से। कह दिया खजुराहो का मंदिर चंदेल राजाओं ने बनवाया। कौन से राजा ने बनवाया? पागलों की तरह फिर रहे हो, समझ में नहीं आ रहा आंसर कैसे दें। तो हमारा कहने का मतलब है जो काम करो पूरा करो, अधूरा काम करोगे हमेशा अधजल गगरी छलकत जाए, याद कर लेना। अगर तुम्हारी गगरी आधी भरी हुई है वो छलकेगी, मार इथला मिथला के चलोगे गिरेगी। लेकिन अगर पूरी भरी होगी गगरी तो पानी कभी गिरेगा नहीं। और हमेशा पानी पूरा भरो भाई साहब, मौका मिल रहा तो पानी पूरा भरो। आधा भरने की क्या हो सकता, पता लगे अगली बार लाइट ही ना आए, है कि नहीं। तो अधजल गगरी छलकत जाए वाले काम कोई बच्चा हमारा नहीं करेगा। और जो बच्चा करता है वो मान लो मूर्ख है, बिल्कुल खुले शब्दों में कह रहा हूं मैं। तो सभी बच्चों से कहना चाहता हूं अगर तुम लोगों को अच्छा बनना है, अच्छा पढ़ना है, तो भाई साहब इतना याद कर लेना कि मेरे साथ बिल्कुल व्यवस्थित ठीक से पढ़ना, ढंग से। सबको पहले बता दे रहा हूं। बहुत बढ़िया, बिल्कुल ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अरे शैलेन जी जो मूर्ख अनलाइक करके चले गए जाने दो, ठीक है, तुम लाइक कर देना जिसको। देखो भाई साहब इस तरह तो मेरे पास जैसे मेरी वीडियोज हैं उनमें कई सारे कमेंट पॉजिटिव आते, कई सारे निगेटिव आते। अब मैं निगेटिव वालों को ध्यान देने लगूं तो पता लगा निगेटिव वाले की संख्या कम है, पॉजिटिव वाले ज्यादा, तो पॉजिटिव वाले बेकार हो जाएंगे इंसान, है कि नहीं। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है, तुम लोग बहुत बढ़िया कर रहे हो, बिल्कुल जबरदस्त, आग लगाने वाली। तो भाई साहब पता करो पहले तो आज पढ़ क्या रहे हो, पढ़ रहे हो यूनिट नंबर 24 प्राचीन इतिहास की, जो बच्चों की रूह कांपती है बार पढ़ने से, याद कर लेना। आज पूरा डिटेल में अध्ययन करने वाले हो राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, इतने सारे वंश। और ये वंश देख रहे होगे, ये वंश मिला गुजरात, गुजरात में क्या पढ़ोगे, गुजरात के चालुक्य। राजस्थान में क्या पढ़ोगे, राजस्थान में पढ़ोगे गुर्जर प्रतिहार। और राजस्थान में क्या पढ़ोगे, चौहान वंश। यही चौहान वंश है जिनको शाकंभरी के चौहान बोलते हैं। अभी बहुत मजा आने वाला है। पृथ्वीराज तृतीय कौन था, जयचंद्र की पुत्री का क्या नाम था, किसने जयचंद्र की पुत्री का नाम संयोगिता था, किसने स्वयंवर से उठवा दिया, तुम्हें लव स्टोरी भी पता चलने वाली है। तो इसलिए अगर प्यार को जानना है, ठीक है, तो बने रहना बराबर, बिल्कुल बहुत बढ़िया, खतरनाक, बहुत बढ़िया। फिर समझ लेना मेरे बालक, उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश का क्षेत्र जिसको कहते हैं जेजाग भुक्ति का चंदेल और जेजाग भुक्ति, पहला तो पेपर में जबरदस्त याद कर लो जो प्रश्न पूछा जाता है। बुंदेलखंड सब लोग सुने हो, उत्तर प्रदेश का दक्षिणी भाग बुंदेलखंड के नाम से मशहूर है। और बुंदेलखंड में पेपर में प्रश्न आता है कि बुंदेलखंड का प्राचीन नाम बताओ, रूह कांप जाती है, जेजाग भुक्ति नाम है, याद कर लेना। जेजाग भुक्ति किसको कहते हैं, बुंदेलखंड का। फिर कन्नौज का गहड़वाल, उस दिन बताया था कन्नौज का प्राचीन नाम महोदय, महोदय श्री, उनको सेंट बहुत पसंद था। क्लियर है, बहुत बढ़िया, हाँ जबरदस्त जबरदस्त, बहुत बढ़िया। शेयर करो यार, लाइक करो। और बहुत बच्चे ये भी कहेंगे कमेंट कि सर जी आप पढ़ाते बहुत अच्छा हो, लेकिन लाइक शेयर भीख में मांगते हो। भीख में नहीं मांगता, अपनी मेहनत मांगता हूं।
भाई साहब तुम्हारी प्रॉपर्टी थोड़े लिखवा के रखी है कि हाँ तुमने बताओ हमको इन्होंने इतनी प्रॉपर्टी दे दी, इतनी प्रॉपर्टी दे दी, कुछ कहना नहीं। भाई साहब फ्री मैं पढ़ा रहा हूं तो अपनी ये मान लो गुरु दक्षिणा या कुछ भी मान लो, लाइक शेयर तो मांगता और क्या तुमसे यार मांग लो। तो जिनको कहना हो कहो, हम मांगेंगे लाइक शेयर अब भी, तुमको जो करना हो करो, नथिंग प्रॉब्लम। हम लाइक शेयर बोलेंगे, एक बार नहीं 100 बार बोलेंगे। तुम्हारा मन हो हमारी वीडियो देखो, तुम्हारा मन ना हो तो वीडियो ना देखो। 10 बच्चे देखेंगे पर्याप्त, वो लाइक शेयर करेंगे पर्याप्त। तुम्हें बुरा लग रहा है देख लोगे चुप्पे से, तुम भी देखोगे, लेकिन अपनी तुम रंगबाजी दिखाने के लिए, अपने तुम एक प्रकार से अपने आप को बहुत हाई लेवल का स्टूडेंट बताने के लिए वहां पे कमी निकाल दोगे मास्टर में, ये होता है। ठीक है, चलो इतनी बात क्लियर है। तो तुमको जो करना हो करते रहो, नथिंग प्रॉब्लम। बस अपना, मैं चाहे भीख मानो, चाहे गुरुदक्षिणा मानो, चाहे हमारी मेहनत का फल मानो, भाई साहब हम मांगेंगे, छीन के ले लेंगे, याद कर लेना। ठीक, चलो हाँ चलो अब आज बात समझते हैं। अब आज बात समझते हैं और अदर वंश क्या है, तोमर वंश। अभी जैसा तुमको पता चलेगा दिल्ली की स्थापना की थी अनंतपाल ने। अनंतपाल किस वंश का था, तो तोमर वंश का था। इस तरह के कई सारे प्रश्न आज मिलने वाले हैं, याद कर लेना। ठीक है, बहुत बढ़िया। आज गर्मी बहुत ज्यादा, बच्चा हमें इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, हैंकी, हैंकी का यूज करना पड़ा, मतलब रुमाल का, रुमलवा कहा था, कपड़ा घरमा वाला था। सिसोदिया वंश, परमार वंश, गंग वंश। चालू करते हैं कि सबसे पहले बच्चा हेडिंग लगा लो, गुर्जर प्रतिहार लगा, चालू होता तांडव। गुर्जर प्रतिहार, सब बच्चा हेडिंग लगा लिया, गुर्जर प्रतिहार। अब गुर्जर प्रतिहार की लोकेशन देखो कहां पर थी। गुर्जर प्रतिहार की लोकेशन देखो कहां पर थी। तो गुर्जर प्रतिहार का पहले तो लोकेशन समझ लो। यह पड़ता है एरिया कौन सा, राजस्थान का। यह एरिया कौन सा पड़ता है, गुजरात का। ठीक, राजस्थान और गुजरात। तो गुर्जर प्रतिहार कहां पर होंगे, तो आपको याद कर लेना है गुर्जर प्रतिहार गुजरात वाले एरिया में और राजस्थान वाले एरिया में। यह दोनों का मिला जुला क्षेत्र था जो गुर्जर प्रतिहार नामक यहां पर एक राजपूत राजवंश की उत्पत्ति हुई थी। और इस जाति का उल्लेख, यह गुर्जर प्रतिहार एक जाति थी। एक बार पेपर में पूछा गया गुर्जर प्रतिहार जाति का उल्लेख, जाति का उल्लेख किस अभिलेख में है, तो बच्चा बोलेगा किस अभिलेख में है। तो हमने बहुत अच्छे से बताया था, एहोल। भाई साहब एहोल का मतलब क्या हुआ, कोई पुल है, कोई पुल है, हमने बताया था कोई पुल है, पुल में होल कर दो, पुल में होल कर दो, मतलब एहोल अभिलेख। एहोल अभिलेख किससे रिलेटेड है, पुलकेशिन द्वितीय से। तो हमने बताया था एहोल अभिलेख किसका अभिलेख है, तो एहोल अभिलेख किसका है, पुलकेशिन द्वितीय का। पुलकेशिन द्वितीय का अभिलेख का नाम क्या है, एहोल अभिलेख। तो इतनी बात तो क्लियर हो गई कि एहोल अभिलेख किससे रिलेटेड है, पुलकेशिन द्वितीय से। दूसरी बात, गुर्जर प्रतिहार जाति का उल्लेख किस अभिलेख में, एहोल अभिलेख में। सारी बातें उम्मीद करते पता चल गई होगी। अब बात आती है कि गुर्जर प्रतिहार जो है, गुर्जर प्रतिहार है, गुर्जर प्रतिहार का सबसे पहला प्रश्न आता है, इसके संस्थापक कौन, फाउंडर। तो फाउंडर है इसके हरिश्चंद्र। गुर्जर प्रतिहार के जो फाउंडर है उसको कहते हैं हरिश्चंद्र। क्लियर है। लेकिन गुर्जर प्रतिहार के वास्तविक संस्थापक, ये भी पेपर में पूछा गया, रियल फाउंडर कौन है, वास्तविक संस्थापक। तो रियल फाउंडर है नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट प्रथम, ये भी याद रखिएगा। भाई साहब एक एक प्रश्न बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल जबरदस्त तरीके से याद करोगे, बिल्कुल। सुनील जी, शिवाजी, प्रीति शर्मा, बहुत बढ़िया। सुरभि पटेल,
जबरदस्त। विकास जी 360 डिग्री वाला क्लास चालू करें, क्या बात है। चलो परेशान ना हो, 360 डिग्री वाला क्लास बहुत जल्द लाएंगे। तुम बच्चा भी देखोगे कि राघव सर कैसे मास्टर हैं, ठीक है। तुम भी देखोगे कि राघव सर कैसे मास्टर है। क्या राघव सर को सिर्फ इतिहास ही आता है क्या, और कुछ आता कि नहीं आता, ठीक है। तो बच्चा कोई परेशान ना हो, हम तुमको बहुत ही जल्द लेकर आएंगे 360 डिग्री की क्लास, जिसमें तुमको मजा आ जाएगा, ठीक है। चलो इतनी बात समझ में आ गई। पूरा का पूरा गुर्जर प्रतिहार में इतना याद रख लेना। अब आगे देखो, अब गुर्जर प्रतिहार का जो अगला शासक पढ़ोगे वो पढ़ोगे वत्सराज के बारे में। और वत्सराज के बारे में हम ज्यादा बताएंगे नहीं। क्यों नहीं बताएंगे? क्योंकि हमने आपको एक चीज बताया था, कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष। तीसरी बार रटवा रहा हूं, त्रिपक्षीय संघर्ष है तो मतलब तीसरी बार रटवा रहा हूं। कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष तीसरी बार रट रहे हो। अभी भी अगर ना आए ना तो बेकार है। कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष हमने बताया था। कन्नौज एक बहुत ही फेमस जगह था, समृद्धशाली, जिसके लिए राजा लड़ गए, क्लियर। जिसमें गुर्जर प्रतिहार की तरफ से कौन लड़ा? वत्सराज। फिर एक राजा था पाल वंश का, और पाल वंश का राजा का नाम था कौन? क्या? धर्मपाल। तो भाई साहब आपको पहले बात तो पता होना चाहिए कि कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन कौन से वंश है। तो देखते चलो सारे। एक वंश का नाम था जिसको कहते थे राष्ट्रकूट वंश, और राष्ट्रकूट वंश का शासक था जिसका नाम था धारावर्ष। धारावर्ष। तो इतनी बात तुम्हें पता चल गई कि कन्नौज के लिए कितने शासक टूट पड़े थे? 3 वंश के। एक थे गुर्जर प्रतिहार के वत्सराज, एक पाल वंश के धर्मपाल, एक राष्ट्रकूट के धारावर्ष। तीनों आपस में भिड़ गए। जय श्री राम, क्लियर। तो भाई साहब वत्सराज, आज पता चला वत्सराज कहां के थे? गुर्जर प्रतिहार के थे। और गुर्जर प्रतिहार लोग किस जगह शासन करते थे? गुजरात और राजस्थान वाले एरिया में। क्लियर है भाई साहब? चलो बहुत बढ़िया। हाँ क्या बात है। अब तो बच्चे भी कमेंट करते हैं, प्रीति, रीवा यादव, निर्मला, विकास, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। चलो जबरदस्त। उम्मीद करते हैं तुम लोग बिल्कुल जबरदस्त पढ़ रहे यार। फिर आगे देखो, बहुत प्यार से देखना, समझ रहे हो? इतनी बात उम्मीद करते हैं आपके दिल दिमाग में बैठ गई होगी। अब यहां पे मैं तुमको बताने जा रहा हूं गुर्जर प्रतिहार का सबसे प्रतापी शासक। तो प्रतापी शासक के बारे में याद कर लो, मिहिर भोज। मिहिर भोज ऐसे लगाओगे। और देखो आपको हमने बताया फाउंडर हरिश्चंद्र, नागभट्ट प्रथम रियल फाउंडर। वत्सराज के बारे में सिर्फ एक विशेषता बताई, जिन्होंने कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया। अब यहां बात कर लेते हैं मिहिर भोज की। मिहिर भोज की जब बात करते हैं तो सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो याद कर लो, सबसे प्रतापी शासक गुर्जर प्रतिहार का, जिसका नाम था मिहिर भोज। इतनी बातें उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गई होंगी। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग बात करते हैं आगे की तरफ। क्लियर है? अब यहीं पे एक प्रश्न याद कर लेना जबरदस्त। मिहिर भोज की उपाधि का क्या नाम था? तो मिहिर भोज की उपाधि का नाम था आदिवारा। आदिवारा। और चाहे आदिवारा भी थी और एक थी प्रभास। 2 उपाधियां थी जिनका नाम था आदिवारा और प्रभास। दोनों किसकी थी? दोनों थी मिहिर भोज की। और मिहिर भोज गुर्जर प्रतिहार का सबसे प्रतापी शासक, सबसे शक्तिशाली शासक था। क्लियर है? बहुत बढ़िया। सबके कमेंट पढ़ना यार, फालतू डिस्टर्ब मत किया करो, ठीक है? हम खुद ही सब पढ़ लेते हैं, तुम लोग परेशान कर देते हो, है ना? चलो भाई साहब लाइक शेयर में कोई कमी मत करना, ठीक है? और जो बच्चे ने ये कहा, एक अगर किसी बच्चे ने ये कह दिया कि तुम लाइक शेयर मांगते हो, मांगूंगा, जो करना हो करो यार। तुम कहीं काम करोगे, अगर तुम सैलरी मांगोगे, सैलरी मत मांगना, किसी से मत मांगना, फ्री में काम करो। हम लाइक शेयर मांग लेते तो क्या बिगाड़ लेते भाई साहब? अपने उन्नाव को फेमस करने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। जब तुमको फ्री में पढ़ा सकते हैं तो भाई साहब लाइक शेयर मांग सकते हैं, ठीक है? चलो बहुत बढ़िया।
नीलम जी आपके लिए खाना भेज रहे हैं सर, खा लीजिए, पढ़ते पढ़ते थक गए होंगे, सच में आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो नीलम बेटा इतना सारा खाना भेजने की क्या हो सकता, अभी तो भूख लगी नहीं, तो जब इंसान को भूख लगेगी तभी तो खाएगा। चलो बहुत बढ़िया। हाँ जीवनाथ जी बहुत बढ़िया, थैंक यू, फैंटास्टिक, झक्कास, मजा आ गया, बहुत बढ़िया, सभी बच्चों को मजा आ गया। बिल्कुल प्रीति जी आप बीपीएससी की तैयारी कर रही हैं, बहुत बढ़िया, आप करते रहिए, जबरदस्त। हाँ बिल्कुल। कन्नौज का है, कन्नौज यूपी में है, ठीक है, कन्नौज यूपी में। अच्छा सर आपको उन्नाव फेमस कर दूंगा, थैंक यू बेटा। जब ये बात बोलते हो ना सर जी आपको उन्नाव फेमस कर देंगे, जाने जाएंगे कि भाई साहब उन्नाव से एक यूट्यूब चैनल कंपटीशन की दुनिया में आ रहा है, यूट्यूब में आ गया है, जीएस में, मैथ में एक अलग अपनी छाप छोड़ रहा है। भाई साहब उन्नाव का चैनल लहरा रहा है, तो भाई साहब दिल में यहाँ पे खुशी मिलेगी, बता नहीं सकते हैं। पता है उस दिन मेरे माँ बाप भी खुश हो जाएंगे कि बेटा तूने सही काम किया, जॉब छोड़ के, तूने अपनी नौकरी छोड़ के बिल्कुल सही काम किया। और बहुत लोग कहते हैं कि सब कुछ गवर्नमेंट जॉब होती है, मानता हूं प्रेजेंट टाइम में गवर्नमेंट जॉब सब कुछ होती है, लेकिन मैं ये सोचता हूं कि इतनी सी कला ऊपर वाले ने, सरस्वती माँ ने मुझे दी है, तो भाई साहब इतनी सी कला से क्या मैं ये बताओ ज्यादा से ज्यादा लोगों की गवर्नमेंट जॉब लग जाए वो बेटर है कि मैं अकेला कमा के खाता रहूं वो बेटर है? इतना बता देना तुम लोग। मानते नहीं बात? अगर मैं कहीं से भी गलत हूं तो बता देना कि अगर मैं गवर्नमेंट जॉब सिर्फ करता तो सिर्फ अपना पेट भरता, अपने परिवार का पेट भरता, सुकून से रहता, सुकून से पड़ा रहता, नो टेंशन। बट जो लोग कहते हैं कि तुमने गवर्नमेंट जॉब छोड़ के गलती की, मेरे रिश्तेदार, मेरे सब लोग कहते हैं कि तुम क्या पढ़ा रहे हो, चिल्ला रहे हो, चीख रहे हो, भाई साहब तुम बच्चे बता देना भाई साहब मेरा चिल्लाना चीखना कहीं से गलत है क्या? कहीं से भी गलत हो तो तुम बता देना, उसका जवाब तुम देना। हम किसी नहीं करते, मुझे अभी भी रिश्तेदार टॉर्चर करते हैं, लेकिन बस एक खुशी रहती है यार तुम सब साथ हो। अगर तुम सब साथ नहीं होगे ना तो डिमोटिवेशन तो आना ही है, साथ में टूट भी जाएंगे, ठीक है? इसीलिए साथ कभी मत छोड़ना तुम लोग। बहुत बढ़िया। पंकज बेटा मैं डेली लाइव आता हूं शाम को 7 बजे, ठीक है? बहुत बढ़िया। बिल्कुल, बस आप साथ हो और मुझे क्या चाहिए यार, ठीक है? हमने अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? चलो इतनी बात समझ में आ गई। अब भाई साहब बात करते बहुत जबरदस्त कि अगला शासक यहां पर कौन था, तो अभी इसको छोटा कर लेते, थोड़ा सा छोटा करके इसको हम इधर भेज देते हैं क्योंकि थोड़ा सा बच्चा इसमें, बहुत ध्यान से याद रखिएगा। अब जो अगला शासक हम लोग यहां पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे महेंद्रपाल प्रथम। और महेंद्रपाल प्रथम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक चीज महत्वपूर्ण है, इनके दरबार में कवि रहते थे। इनके दरबार के एक दरबारी कवि थे और जिनका नाम था राजशेखर। सुने होगे? नहीं सुने होगे तो आज सुन लो, राजशेखर। और ये इतने प्रसिद्ध व्यक्ति हैं कि भाई साहब इतने प्रसिद्ध व्यक्ति हैं कि इनकी 4 बुकें जो है ना आतंक ढाए परीक्षा में, परीक्षा में आतंक ढाए हैं, याद कर लेना, क्योंकि एग्जामिनर पता नहीं प्यार कर बैठा राजशेखर की किताबों से। कहता राजशेखर जी बच्चा पढ़ता है मैगस्थनीज की इंडिका, ठीक है, और सब किताबें पढ़ता है सरल सरल भाषा की, सीयू की पढ़ता है, हर्षवर्धन वेनसांग की, ठीक है, और जो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आए थे इब्न तूता, रेहला पढ़ता है, अलबरनी की पढ़ता है, किताब लेकिन राजशेखर आपकी किताब कोई पढ़ता नहीं है। तो हम पेपर में पूछते हैं आप पढ़नी पड़ेंगी उसको, तो जब पढ़नी पड़ेंगी मजबूरी में, तो भाई साहब जब मजबूरी में पढ़नी पड़ेंगी तो पढ़ाना पड़ेगा हमें भी। एक किताब का नाम था जिसका नाम था हर विलास,
एक का नाम था जिसको कहते थे काव्य मीमांसा, और एक का नाम था कर्पूर मंजरी। बस ये 3 किताबें रखो, चौथी तुम छोड़ दो, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन 3 किताबें तो जरूर याद कर लो। राजशेखर की तीनों किताबें बड़े जबरदस्त तरीके से पता चल गई। बुक कौन कौन भाई साहब? कर्पूर मंजरी हो गई, काव्य मीमांसा हो गई, हरविलास हो गई, तीनों किताबें हो गई किसकी? राजविलास की, राजशेखर की। और राजशेखर भाई साहब भी खुश हो गए क्योंकि एग्जामिनर ने इनकी सपोर्ट कर दिया, इनकी बात मान ली। इन्होंने कह दिया कि भाई साहब तुमसे कोई प्यार नहीं करता था लेकिन हम प्यार करते थे, तो इनकी किताबें यहां पे इनको शामिल कर दी गई। ठीक है, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। दीपांशु जी, सुरभि पटेल, मजा आ गया। अच्छा भाई साहब सबको मजा आता है ना, बहुत बढ़िया। अब तुमसे मैं बता रहा हूं जितना बच्चा यहां पढ़ रहा है ना भाई साहब, गारंटी दे रहा हूं, कोई भी प्रैक्टिस सेट उठा के देख लेना जाके। और मैं सबको बताना चाहता हूं, तुम कोई भी क्वेश्चन लगाओ जाके प्राचीन इतिहास का, पीसीएस तक का फोड़ दोगे, मैं वादा कर रहा हूं। क्योंकि भाई साहब लेवल ये नहीं दिया है, लेवल ये दिया है, दिमाग खराब हो जाएंगे। तुमने जहां भी अभी ऑफलाइन पढ़ी है ना, जहां मिला जाके मेरा बच्चा 22वीं क्लास है, 22वीं क्लास मैंने ली आज 22, और 22 क्लास मतलब एशियन हिस्ट्री खल्लास, समझ रहा? और एक लेवल से खल्लास। तो यही कहता हूं, मुझे समय दे, मैं तुझमें बना दूंगा, पक्का बना दूंगा। बस मुझ पे भरोसा रखो, समय दो, इतना याद कर लो। जितना मुझसे होगा मैं उतना करूंगा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। राम मीना जी कह रहे हैं एक किताब और बता दो। भाई साहब बताने क्या, लिख लो तुम, भुवन कोश है, लेकिन इंपॉर्टेंट मुझे ज्यादा नहीं लग रही। 4 थी, हरविलास, कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, भुवन कोश, लेकिन तुम्हारे चुलबुली कट रही। अरे सर ने 4 किताबें बोल दी, चौथी कौन सी है? भाई साहब चौथी यही है, भुवन कोश, याद कर लो। ठीक है, मजा आ रहा, समझ में आ रहा? बहुत बढ़िया। हाँ यार, डाउट क्यों होगा? डाउट क्यों होगा भाई साहब? डाउट होने को मैं छोड़ूंगा ही नहीं। ठीक है, डाउट होने को मैं छोड़ूंगा ही नहीं। भाई साहब अगर तुम पहाड़ हो तो मैं मांझी हूं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, याद कर लेना। और उठो जागो तब तक लगे रहो जब तक नौकरी की तैयारी ना हो जाए, नौकरी पा ना जाओ। और अब तो ये भी याद कर लेना, जब तक ज्वाइनिंग लेटर आ ना जाए, सैलरी ना आ जाए। ठीक है, चल इतनी बात क्लियर हो गई। क्योंकि भाई साहब वीडियो के साथियों के साथ जितना दुर्व्यवहार किया है सरकार ने, उससे मुझे बहुत ज़्यादा खेद है। और मैं सभी बच्चों के सपोर्ट में रहता हूं, सब बच्चों के सपोर्ट में रहूंगा बिल्कुल। हाँ, अरे यार बीपीएससी क्लियर करना तो क्यों टेंशन ले रहा तू? पढ़ाई कर अच्छे से, बीपीएससी भी क्लियर हो जाएगा, अच्छा एग्जाम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया। इतनी बात क्लियर हो गई। अब भाई साहब बहुत ध्यान समझ लो, अगला शासक कौन है महेंद्र पाल के बाद? अगला शासक है महिपाल। गुर्जर प्रतिहार का अगला शासक है महिपाल। और महिपाल के बाद इंपॉर्टेंट बात क्या है? इनके समय की इंपॉर्टेंट बात है, एक बगदाद निवासी था। कौन था? बगदाद निवासी अल मसूदी। बगदाद निवासी अल मसूदी, ठीक है, इनके दरबार में आया था। इनके दरबार में आया था। क्लियर हो गई बात? आगे बात समझो बहुत ध्यान से। अंतिम शासक याद कर लो गुर्जर प्रतिहार का, और काम खत्म करो गुर्जर प्रतिहार का। अंतिम शासक का नाम है यशपाल। यशपाल, क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया। अच्छा, सृष्टि जी कह रही हैं सर आपका हैंड राइटिंग और टीचिंग का तरीका बेस्ट है सर। थैंक यू बेटा, थैंक यू, दिल से धन्यवाद बहुत बच्चों को। चलो बहुत बढ़िया, यस यू कैन डू इट, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है, बहुत बढ़िया। पूरा का पूरा गुर्जर प्रतिहार काम खत्म। अगर तुमसे प्रश्न पूछा जाए
व्हाट इज द बुक ऑफ राजशेखर, तो तुम बता सकते हो कौन कौन सी बुक किताबें हैं, क्या हैं, तो आप बता सकते हो 4 किताबें इंपॉर्टेंट बताइए, लेकिन 4 में एक छोड़ देना जिसका नाम है भुवन कोश, लेकिन 3 महत्वपूर्ण जिसका नाम है काव्य मीमांसा, कर्पूर मंजरी, और एक का नाम है हर विलास। महत्वपूर्ण है भाई साहब, तभी बताए। गुर्जर प्रतिहार पूरा का पूरा काम खत्म हो गया। अब हम लोग बात करेंगे अलग अलग चीजें, ठीक है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। राम मीना, बिल्कुल मजा आ रहा है। हाँ, एसएससी जीडी का भी लाऊंगा, क्लास भी चलाऊंगा, मजा आ जाएगा, क्या परेशान हो। अरे मैं तुमको बता दूं, बहुत बड़ी बात है, पता है, ज्यादा फेमस नहीं हो, फिर भी कॉल आनी शुरू हो गई है, ठीक है, लेकिन जाऊंगा कहीं नहीं, क्योंकि बच्चों का प्यार है। भाई साहब तुम हो, बहुत बड़ी बात, बस इतना याद रखना, हमें अपने उन्नाव को ऊपर ले जाना, इतना याद रखना, ठीक है। हम अपने उन्नाव के पीछे ये फिनिक्स एकेडमी चैनल बनाए हुए हैं, और भाई साहब इसको कहीं पे हम गर्त में नहीं छोड़ सकते। बस एक मंजिल है भाई साहब, बहुत पता है, तुम लोग लाइक शेयर तो करते हो, कोशिश ये भी किया करो भाई साहब, डेली कम से कम 10-10 लोगों को ऐड कराने की कोशिश किया करो, और 10-10 लोगों को ऐड कराओगे, एक दिन मैं चमकता हुआ सितारा लेकर आऊंगा, सर बेटा सिल्वर बटन प्राप्त हो गई हमें, और वो सिल्वर बटन हमें नहीं प्राप्त हुई, हमारे उन्नाव को प्राप्त हो गई, आप सबके प्यार की वजह से प्राप्त हो गई, और तुम्हारा प्यार बना रहा तो मजा आ जाएगी, ठीक है। अब जो उन बच्चों को भी बता दो, सबको बता देना। आज तुमसे बहुत लोग कहते होंगे ना, तुम्हारा मास्टर बातें बहुत करते हो, तो उनको बता देना, कह दो 22वीं क्लास है और पूरी प्राचीन इतिहास जड़ से उखाड़ के फेंक दिए, काय पीछे बातें करत रहे, पढ़ावत ना रहे, बातें करत रहे, ठीक है। चलो इतनी बात क्लियर हो गई, तो हाँ बहुत बढ़िया, सभी बच्चों को बहुत अच्छा समझ में आ गया। अब बात करेंगे हम लोग गहड़वाल के बारे में, बिल्कुल, हाँ, गहड़वाल राठौर वंश, बिल्कुल, कन्नौज का गहड़वाल वंश, बिल्कुल जबरदस्त, मजा आ गया। सब लोग स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लिया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल। तन्नू खातून, अरुण कुमार, सीएम चौरसिया, बहुत बढ़िया, मुन्ना सिंह, बिल्कुल बेटा स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से, फिर आगे बढ़ते हैं हम। सर जी पानी दे देना मुझे, स्क्रीनशॉट हो गया, चलो अब लगा लो कन्नौज का गहड़वाल वंश, कन्नौज का गहड़वाल वंश, ठीक। और कन्नौज के गहड़वाल में हम ज्यादा तुम्हें पढ़ाएंगे नहीं, केवल इसका इतना याद कर लेना कि इसका फाउंडर कौन था। तो इसका फाउंडर था जिसका नाम था चंद्रदेव। इसकी कैपिटल क्या थी, इन्होंने अपनी कैपिटल बना के रखी थी जिसको कहते थे वाराणसी, वाराणसी का प्राचीन नाम था जिसको कहते थे काशी। यार आज इतना पसीना निकल रहा है पूछो ना, क्योंकि पता है कल थोड़ा सा समझ सकते हो, ठीक है। लग रहा है मुझे तबीयत तो नहीं खराब हो जाएगी, और तबीयत अगर खराब हो गई तो भाई साहब क्या होगा, हाँ तब तो तुम लोग ब्लेम लगा दोगे, सर जी गोला मार दिए। क्लास कितने बजे चलती है? क्लास शाम को 7 बजे चलती है, ठीक है। हाँ दीपक जी आप मेरी लाइव क्लास नहीं लेते हैं, जुड़े तो बेटा आप लाइव, झूठ बोल रहे हो, गुरु से चोरी, हाँ। फिर देखो कन्नौज में 2 चीजें पता चल गई, फाउंडर पता चल गया, कैपिटल पता चल गई। फिर उसके बाद याद रखिएगा कन्नौज का जो सबसे प्रतापी शासक हुआ, प्रतापी राजा, उसका नाम था जयचंद। ठीक, क्या नाम था? जयचंद। और जयचंद के बारे में तो बहुत अच्छे से देखे होगे। क्या देखे होगे? तो बात समझ लेना। हाँ,
जयचंद के बारे में एक बात मैं बताना चाहता हूं। जयचंद जो था कन्नौज का राजा, सबसे प्रतापी शासक, उसकी पुत्री का नाम था संयोगिता, और संयोगिता था। और उधर राजस्थान का एक शाकंभरी के चौहान वंश पढ़ोगे, शाकंभरी के चौहान वंश पढ़ोगे तो वहां पर एक पढ़ोगे पृथ्वीराज तृतीय के बारे में, पृथ्वीराज तृतीय के बारे में। और जयचंद ने अपनी बेटी संयोगिता का स्वयंवर करवाया हुआ था। स्वयंवर, स्वयंवर का मतलब समझते हो? स्वयंवर मतलब लड़कियों के लिए खुद एक आसानी रहती है कि आसानी से वर चुना जा सके। ये नहीं कि जबरदस्ती माँ बाप, अरे इसी से तुम्हें शादी करनी बिटिया, बिटिया का मन नहीं है, ठीक है भाई साहब, पूरा का पूरा सबकी छूट होनी चाहिए, ठीक है। चलो, अरे यार कुंदन तिवारी क्यों मजाक कर रहा बेटा? कह रहा नहाए नहीं होगे तभी पसीना आ रहा है। तू भी यार मजाक करता मुझसे से। हाँ, पृथ्वीराज जयचंद था और जयचंद की पुत्री का नाम था संयोगिता। संयोगिता। अब पृथ्वीराज तृतीय जो था, पृथ्वीराज चौहान सुने ही होगे, पृथ्वीराज चौहान तृतीय, ठीक है। यह संयोगिता को उठा लाया स्वयंवर से। कितना जिगरा वाला आदमी था यार, है कि नहीं? तो पेपर में बहुत जबरदस्त प्रश्न है भाई साहब, उठा लिया तो पत्नी बन गई, क्लियर। फिर आप जयचंद के बारे में एक जबरदस्त प्रश्न पढ़ते होगे, एक युद्ध सुना करते होगे, मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी का नाम अभी सुनोगे आके आप, बहुत जबरदस्त। तो यहां पे भी समझ लो, मोहम्मद गौरी का एक युद्ध हुआ जिसका नाम था चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध। और भाई साहब जो मोहम्मद गौरी का युद्ध था वो चंदावर का युद्ध था। ये चंदावर का युद्ध हुआ कब? तो ये तो मैं आपको बता दूं 1194 ईस्वी में। और 1194 ईस्वी में जो चंदावर का मोहम्मद गौरी और किसके बीच हुआ? तो जयचंद के बीच में हुआ, जिसमें जयचंद की आंख में बाण लग गया था। यह भी प्रश्न पूछा गया पेपर में कि कौन सा ऐसा युद्ध था जिसमें जयचंद की आंख में बाण लग गया था, जिसमें जयचंद क्या हो गए थे? हार गए थे। अब यहां पे बच्चा उससे समझ पाएगा कि कट्टम का मतलब क्या है। कट्टम का मतलब है हार गया। मोहम्मद गौरी जीत गया, जयचंद हार गया। कौन सा युद्ध? चंदावर का। कब हुआ? 1194। तो भाई साहब पेपर में एक बार नहीं 1000 बार प्रश्न पूछा गया, चंदावर कहां पड़ता है? तो बच्चा मेरा बता पाएगा चंदावर पड़ता है कन्नौज के पास। क्यों? क्योंकि भाई साहब जयचंद कहां का राजा था? कन्नौज के गहड़वाल वंश। ये भी बता ले जाओगे। जयचंद के बारे में तुम लोग पढ़ते तो होगे, जयचंद के बारे में बड़े अच्छे जानते होगे। भाई साहब चंदावर का युद्ध, चंदावर का युद्ध, मोहम्मद गौरी जयचंद, मोहम्मद गौरी जयचंद 1194। लेकिन तुमसे अगर कभी भी प्रश्न आ जाए कि भाई साहब जयचंद किस राजवंश का राजा था, तो तुम खुला बता सकते हो किस राजवंश का राजा था? कन्नौज के गहड़वाल वंश का। क्यों? क्योंकि क्लियर हो गई चीजें, डाउट पता चल गया तुम्हें, बेसिक चीजें तुम्हारे दिमाग में बैठ गई। क्लियर है? बहुत बढ़िया, क्लियर है? उम्मीद करते हैं इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। चंदावर का युद्ध तो बिल्कुल दिमाग में तुम्हारे क्या हो गया होगा? बैठ गया होगा, बिल्कुल फिट हो गया होगा, याद भी हो गया होगा कि चंदावर का युद्ध किसके किसके बीच हुआ? मोहम्मद गौरी प्लस जयचंद के बीच में, जिसमें जयचंद की हार कोई, मोहम्मद गौरी जीत गया। फिर आगे देखोगे, ये मोहम्मद गौरी में और देख लो, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में 2 युद्ध हुए। एक युद्ध हुआ 1191, एक हुआ 1192। उन युद्ध का नाम था तराइन का युद्ध। दोनों ही युद्धों का नाम क्या था? तराइन का युद्ध। तो अगर पेपर में प्रश्न आ जाए तराइन का युद्ध कब कब हुआ, तो भाई साहब तराइन का प्रथम युद्ध हुआ। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1191। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ? 1192। जिसमें किसके किसके बीच हुआ? पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच में। भाई साहब लेकिन पहला युद्ध कौन जीता? दूसरा युद्ध कौन जीता?
खत्म। भाई साहब स्टडी कर लो, नोट्स बना लो, जीवन में तुमको लिखना नहीं पड़ेगा, याद कर लेना। एक बार पढ़ लो मुझसे, दोबारा तुमको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, वादा कर रहे हैं हम आपसे, झूठ नहीं बोलते हैं, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, हाँ समझ में आ गया, जबरदस्त जबरदस्त समझ में आ गया भाई साहब, खुशी मिल रही है कि तुम लोगों को जबरदस्त समझ में आ गया, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, दिल खुश हो गया, क्या बात है। दिमाग में बैठ गया, बहुत बढ़िया, मजेदार, क्या बात है भाई साहब, मजेदार। एक एक प्रश्न समझ में आ गया, जबरदस्त। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े, देखो आगे देखते हैं अब हम लोग, ठीक है। दिल मांगे मोर तो लो मोर, मोर चोर सब कुछ देंगे तुम्हें। भाई साहब कन्नौज के गैड़ वालों समाप्त होता है, स्क्रीनशॉट ले ले भाई साहब, झुक जाऊं साइड में हट जाऊं, ठीक है, ले ले स्क्रीनशॉट, फिर बात करता हूं आगे की तरफ। यार मन तो करता है ना तुम्हें सब कुछ एक ही दिन में दे दूं, लेकिन भाई साहब एनर्जी इतनी होनी चाहिए कि सुबह शाम तक बस खड़ा रहूं, ठीक है। बिल्कुल बहुत बढ़िया भाई साहब, बस तुमको पढ़ना है और कुछ नहीं करना है यार, दिल खुश हो जाएगा अभी तुमको ऐसे ही देखना। चलो आगे देखो, आगे देखो जबरदस्त तरीके से। अब हेडिंग लगा लो जिसका नाम है चौहान वंश। अरे सचान सर एक मिनट, पंद्रह मिनट बाद छोड़े। चलो अब यहां आपको दिख रहा होगा चौहान वंश जो है शाकंभरी, शाकंभरी के चौहान है, जल्दी से देख लेते फटाक से, है ना। चलो भाई साहब आज बहुत पसीना निकल रहा है यार। देखो अब ये जो चौहान वंश शाकंभरी पढ़ने जा रहे हैं, अब भाई साहब ये पहली बात तो पढ़ता कहां पर ये आपको हम बता दें, तो ये आपका पड़ेगा अजमेर के निकट। मजा आ जाएगा ये वाला टॉपिक पढ़ के, अभी देखना वनडे एग्जाम के सारे प्रश्न तो ऐसे ही क्लियर है, बाकी कुछ तो दिमाग लगाना ही नहीं। चौहान वंश शाकंभरी के जिसको कहते हैं क्या भाई साहब अजमेर के निकट पड़ता था। अब सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, इस चौहान वंश के संस्थापक कौन थे, फाउंडर वासुदेव। उसके बाद इसने अपनी कैपिटल क्या बनाई, इसने अपने कैपिटल बनाई अहिछत्र। उसके बाद चौहान वंश का एक राजा हुआ, एक तो राजा हो गया वासुदेव जिसने स्थापना की थी, एक राजा हुआ अजय राज द्वितीय। अजय राज द्वितीय, और अजय राज द्वितीय ने क्या किया, अजय राज द्वितीय ने स्थापना कर दी, किसकी स्थापना कर दी भाई साहब, इसने स्थापना कर दी अजमेर की। और जब अजमेर की स्थापना कर दी तांडव मच गया, ठीक है। अजमेर कहाँ पर था, राजस्थान में। अजमेर की स्थापना कर दी तो इसने अजय राज द्वितीय ने क्या कर दिया, अजमेर को राजधानी बना दिया। तो आज के बाद प्रश्न क्लियर हो गया, राजस्थान का अजमेर जहां पर 2.5 दिन का झोपड़ा स्थित है, तो भाई साहब अजमेर का संस्थापक कौन है, अजय राज द्वितीय। क्लियर है, क्लियर है। अजमेर का संस्थापक, हु इज द फाउंडर ऑफ द अजमेर सिटी, तो आप बता सकते हो अजय राज द्वितीय। और किस वंश का, शाकंभरी के चौहान। और भाई साहब अजमेर राजधानी बनी किसके बाद, अहिछत्र के बाद। और इसके रियल संस्थापक कौन थे, जिसका नाम था वासुदेव। इतनी बात तुम्हारे दिमाग में भेजे में उतर गई होगी, नहीं उतरी होगी, ठीक है, उतर गई होगी बिल्कुल।
नेहा बेटिया कह रही है भैया एक बार रिवीजन करा देना। अरे भाई साहब रिवीजन कराएंगे तो कब तक कराते रहेंगे, तुम बार बार वीडियो को देख लो दोबारा करके, ठीक है। करंट अफेयर्स कराते हैं सर, अरे सब कराएंगे, केवल इंतजार करते रहो, ठीक है, क्या परेशान। चलो बिल्कुल इतनी बात समझ में आ गई होगी अजमेर के बारे में, अजय राजद्वाती के बारे में। अब अजय राजद्वाती के बाद जो अगला शासक बैठेगा वो कौन बैठेगा? वो बैठेगा विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ। और विग्रहराज चतुर्थ बैठेगा, इनके दरबार में एक कवि हुआ करते थे और उन कवि का नाम था, क्या नाम था? हरिकेल। सॉरी, हरिकेल एक नाटक था। हरिकेल एक नाटक था जिसके रचना कौन किया था? जिसकी रचना विग्रहराज चतुर्थ स्वयं ने की थी। हरिकेल एक नाटक था जिसकी रचना विग्रहराज चतुर्थ ने स्वयं की थी। क्लियर होगी बात? तो हरिकेल के बारे में आप पूरा का पूरा अच्छे से समझ गए होंगे। क्लियर है? अब बात समझना बहुत ध्यान से। क्या समझोगे? जो 2.5 दिन का झोपड़ा पढ़ते हो, जिसको एक प्रकार से कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या बनवाया था? 2.5 दिन का झोपड़ा, ठीक है, जो अजमेर में स्थित है। ये एक प्रकार से क्या था? 2.5 दिन का झोपड़ा एक मस्जिद टाइप की है, तो याद कर लेना बहुत ध्यान से। विग्रहराज चतुर्थ ने क्या किया? शुरुआत में 2.5 दिन का झोपड़ा कहां पड़ता है? तो याद रखिएगा कहां पड़ेगा? अजमेर में। शुरुआत में क्या था? शुरुआत में एक स्कूल था। तो तुम्हें बात पता चल गई। वर्तमान में एक मस्जिद है जो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाई गई है, लेकिन भाई साहब 2.5 दिन का झोपड़ा शुरुआत में एक केवल स्कूल था। और वो स्कूल बनवाया था किसने? विग्रहराज चतुर्थ ने बनवाया था। विग्रहराज चतुर्थ किस वंश का राजा था? चौहान वंश, शाकंभरी वंश के राजा थे। क्लियर होगी बात? दिमाग बिल्कुल सटा के रखो, तभी चीजें समझ में आएंगी, नहीं तो समझ में नहीं आने वाली है। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई। अब आगे बात समझो पृथ्वीराज तृतीय के बारे में। पृथ्वीराज तृतीय अंतिम शासक। अभी हमने आपको बताया पृथ्वीराज तृतीय के बारे में। जयचंद की पुत्री संयोगिता को स्वयंवर से उठा लाया। तराइन का युद्ध बता दिया दोनों। तराइन का युद्ध बताने के बाद अब इसके बाद सबसे बड़ी बात है, बहुत ध्यान समझना। इनके दरबार में कवि रहते थे और उस कवि का नाम बहुत फेमस है। एक का नाम है चंद बरदाई। चंद बरदाई। और चंद बरदाई की पुस्तक का क्या नाम? पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो चंद बरदाई की पुस्तक का नाम है। क्लियर है? इतनी बात आपको याद रखनी। और एक इन्हीं के दरबार में और रहते थे जिनका नाम था जयानक। और जयानक ने पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है पृथ्वीराज विजय। तो भाई साहब जब प्रश्न आएगा पृथ्वीराज रासो का तो आप चंद बरदाई लगाना, पृथ्वीराज विजय का आएगा तो आप जयानक लगाना। दोनों का डिफरेंस हमने बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर दिया। क्लियर है? लीजेंड पावर जुलाई तक कंप्लीट हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी लूसेंट, मुझे नहीं पता। क्यों बताऊं? मुझे खुद नहीं पता। पढ़ा रहा हूं डेली, ना पढ़ाऊं तो बताओ आप। ठीक है? टाइम क्या है क्लास की? शाम को 7 बजे। ठीक है, चलो। अरे यार लाइक शेयर ठोकते रहो। लाइक शेयर में कोई कटौती करते मेरे भाई? हाँ, लाइक शेयर उस पर कोई कटौती मत क्या करो, मेरी आमदनी है। ठीक है? हमने जो तुमको पढ़ाया, अगर दुनिया जो देख रही है वो सिर्फ वही देख रही है कि हाँ मास्टर ने कितना अच्छा पढ़ाया, वही हमारी प्रॉपर्टी है, सिर्फ लाइक शेयर। अंजना जी, सर आपके जैसा जीएस पढ़ाने वाला टीचर आज तक नहीं देखा, दूसरी ग्रेट हो, आपको 7-7 नंबर। बेटा प्रणाम। ठीक है?
अच्छा, दृष्टि प्रकाशन के साइंस पढ़ाइएगा। अच्छा, मतलब तुम मुझे बुक दोगे मैं वो पढ़ा दूं? अरे भाई साहब, बुक तुम्हारे पास है, तुम नहीं पढ़ोगे? हाँ, एक प्रश्न बताओगे? देखते हैं कितने बच्चे बताते हैं। इनके दरबार में एक रहते थे, एक पुस्तक है हमीर रासो। हमीर रासो पुस्तक है, और इनके दरबार में किस व्यक्ति ने लिखी थी हमीर रासो? बताओ फटाक से। हमीर रासो किसकी पुस्तक है? जल्दी बताओ। खुशी जी कह रही सर आप इतना अच्छा पढ़ा कैसे लेते हैं, मुझे भी बताओ, मैं उतना अच्छा याद रख पाऊंगी। प्रीति जी कह रही सर के पास एक्सपीरियंस है। मतलब तुम ही लोग आपस में बातें कर लेती हो? सब बिटिया बिटिया मिलकर बातें कर लो, सर को लपेट दो। बेटा देखो, देखने में उम्र कम लगती होगी मेरी, ठीक है, थोड़ा सा बच्चा लगता होगा, बट रियलिटी में बता दूं, कुछ नहीं तो कम से कम 7 साल तो हो ही गए पढ़ाते पढ़ाते, 7 साल मिनिमम, ठीक है। और जब स्टार्टिंग की थी तो एक बच्चे को मैं पढ़ाता था, बट मैंने कभी नहीं सोचा था जीवन में कि मैं कैमरे के सामने इतने सारे बच्चों को पढ़ाऊंगा, इतने सारे पढ़ाऊंगा। मुझे खुद विश्वास नहीं होता, अनबिलीवेबल, बिल्कुल। बहुत ही ज्यादा मतलब खुशी मिलती है कि भाई साहब एक बच्चे से इतने बच्चे, अरे मतलब अच्छा हुआ, कुछ तो अच्छा काम कर रहा हूं, मतलब इतने बच्चों को पढ़ा रहा हूं भाई साहब, उनका कुछ तो जो ईश्वर ने मुझे दिया तो मतलब उसका मैं यूजफुल सही कर रहा हूं। भाई साहब जीवन में क्या है, कोरोना है, पता नहीं कब कौन चला जाए, कम हम वीडियो पड़े रहेंगे, सब लोग देखोगे हाँ दोबारा। चलो इतनी बात क्लियर है? बिल्कुल। कोई नहीं बताएगा? अरे यार बता दो मेरे भाई। कह रहे राइटर्स के नाम कैसे याद करें? अरे भाई साहब मतलब सारी ट्रिक है, तुम मुझसे निकलोगे। हाँ, सारी ट्रिकें तुम मुझसे निकलोगे, मतलब खुद से कुछ नहीं बताओगे, बस सर को बस उतार डरो, सर को पूरा उड़ा दो। चलो अच्छा, कोई नहीं बता रहा? अरे यार चंद्रपर दाई मैंने थोड़े पूछा, मैंने हमीर रासो पूछा है। हमीर रासो का याद रखिएगा। हमीर रासो पुस्तक किसकी पता है? सारंग देव की। सारंग देव की। एक पुस्तक और पूछूंगा, इसी के दरबार में रहते थे, वो पुस्तक इसी के दरबार में लिखी थी, पता बीसल देव रासो किसने लिखी? बीसल देव रासो किसने लिखी, ये भी बताओ। ये भी पुस्तक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछना यार। जबरदस्ती प्रीति शर्मा हरिकेन ने लिखी थी, बता दिया। सारंग देव ने लिखी थी हमीर रासो। अब बीसल देव रासो बताओ बेटा। सर जी बड़े अजीब शब्द, भाई साहब बड़े अजीब शब्द, पढ़ना तो पड़ेगा ना। अब जैसे मान लो चाइना का नाम आ जाए तो क्या कहोगे, मतलब अजीब शब्द है, अरे यार पढ़ना पड़ेगा, छोड़ तोड़ दोगे। चलो चलो जल्दी से प्रश्न बता दो, फिर अंबू सर की क्लास है। 10-5 मिनट बाकी, 9 बजे तुम क्लास कर देना। अंबू सर कह रहे हैं कि आज मतलब प्राचीन इतिहास समाप्त कर दो, कल प्राचीन इतिहास उसमें नहीं लगना चाहिए, इसीलिए वो क्लास आधा घंटा लेट करे दे रहे हैं, वो 9 बजे ले लेंगे। हाँ जल्दी बताओ बच्चा, बहुत बढ़िया। देखो नरपति नाल, नरपति नाल याद कर लो। नरपति नाल के बीसल देव रासो, सारंग देव के हमीर रासो, पृथ्वीराज रासो की है चंद्रबरदाई की है पृथ्वीराज रासो। तो उम्मीद करते पता चल गई, जिसमें रासो शब्द लगा है वो एक पुस्तक है और बाकी सब लेखक है। क्लियर है? अब याद कैसे करोगे तो मैं तुमको बताता हूं भाई साहब। पृथ्वी का उपग्रह होता है चंद्रमा, और भाई साहब जब पृथ्वीराज रासो आ जाए तो चंद्रबरदाई आ जाएगा। याद हो गया? पृथ्वी का उपग्रह होता है चंद्रमा, और भाई साहब जब पृथ्वीराज रासो आ जाए तब लगेगा चंद्रबरदाई। तो क्लियर हो गई पहली बात। तो इतनी बात क्लियर है कि जिसमें रासो है सब पुस्तकें, कोई लेखक नहीं है।
कोई लेखक नहीं है जिसमें जिसमें रासो शब्द लगा है। तो भाई साहब पृथ्वी का उपग्रह होता है, एकमात्र उपग्रह है, वन केवल सैटेलाइट है, किसका? अर्थ का, जिसका नाम है मून। भाई साहब पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा। और याद कर लेना जिसमें रासो लगा है वो कविता ही है, और पृथ्वी रासो रासो चंद्रप्रदायी। क्लियर है? दूसरी हमने बताई हमीर रासो, हमीर रासो। ठीक है, तो हमीर रासो तुम्हें कैसे याद रखनी है? और बीसल देव रासो, बीसल देव रासो, तो बीसल देव रासो तो तुम्हें बड़े आराम से याद रखेगी। क्यों? 20 मनुष्य मिलके 20 बीसल देव रासो 20 मनुष्य लिखे हैं। और मनुष्य मतलब नरपति नाल, नरपति नाल। क्लियर हो गई बात? चलो बहुत बढ़िया, जबरदस्त, दिल खुश कर दे रहे हो। समझ में आ गया? क्या बात है। हाँ, डेली क्लास लगती है शाम को 7 बजे। क्लियर हो गई बात? इतनी बात समझ में आ गई? चलो बहुत बढ़िया, अगला लगाओ बेटा। जेजाग भुक्ति का चंदेल वंश, जल्दी से क्योंकि टाइम कम है। जेजाग भुक्ति का चंदेल वंश, तो जेजाग भुक्ति का चंदेल वंश देख लो बड़े प्यार से, बड़े अच्छे से। इसका सबसे पहला प्रश्न आता है कि जेजाग भुक्ति किसका नाम है? जेजाग भुक्ति को वर्तमान नाम क्या है? इसका वर्तमान नाम है जिसको कहते हैं बुंदेलखंड। क्लियर? इसके संस्थापक कौन थे? फाउंडर नन्नुक। क्लियर? हाँ, मजा आ रहा है? आग लगा दी क्लास ने हम अपने से। अच्छा, मैंने स्टूडेंट का दिल जीत लिया। भाई साहब मैंने स्टूडेंट का दिल जीत लिया, लेकिन स्टूडेंट मेरा दिल कब जीतेंगे? हाँ, हमने तो जीत लिया, तुम कब जीतोगे? मेरा एक ही सपना है, क्या? हमारे उन्नाव के यूट्यूब चैनल को बताओ भाई साहब, फेमस करो। अरे यार तुम लोग अगर चाहो ना, पता है लोगों के चैनल मैंने देखे वायरल होते, लेकिन मेरे स्टूडेंट मुझे चाहते ही नहीं यार। वो चाहते कि अरे नहीं सर धीरे धीरे चलो, धीरे, हाँ धीरे धीरे चलो, अच्छी बात। बट अगर तुम लोग चालो डेली, कुछ नहीं भाई, टारगेट कर लो कि अपने मास्टर को बस इतना तो कर ही सकते हैं, फ्री में 10-10 लोगों को सब्सक्राइब करा दे। और क्या चाहिए यार? और तुमसे क्या मांगता हूँ? ठीक है, बहुत बढ़िया। क्लियर है? चलो हाँ, वो कैमरा लगा दो जरा, नहीं खत्म हो जाएगा। चलो आगे देखो, नन्नू किसका संस्थापक था? अब इसकी बात है कि प्रारंभिक राजधानी, प्रारंभिक कैपिटल क्या थी? तो प्रारंभिक कैपिटल भाई साहब इसकी थी कलिंजर। और पेपर में एक बार पूछा गया कलिंजर किसका प्राचीन नाम है? तो महोबा का। और महोबा किसके लिए फेमस है? पान के लिए। वर्तमान राजधानी मतलब कैपिटल वर्तमान में क्या है? तो इसकी वर्तमान में राजधानी चंदेलों की, जिसका नाम था खजुराहो। क्लियर? इतनी बात भी क्लियर हो गई होगी तुमको? बिल्कुल, हाँ इतनी बात क्लियर है। अरे स्क्रीनशॉट लेने दे रहे हैं यार, कहाँ स्क्रीनशॉट हम मना कर रहे हैं, मत लो। चलो इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे बात समझो बहुत ध्यान से। इसका जो प्रतापी शासक था उसका नाम था यशोवर्मन। प्रतापी शासक जिसका नाम था यशोवर्मन। और यशोवर्मन के बारे में मैं आपको बता दूं बड़े प्यार से कि इसने जो है क्या किया, जो खजुराहो का प्रसिद्ध विष्णु मंदिर है, खजुराहो का प्रसिद्ध
विष्णु मंदिर वो किसने बनवाया? वो भाई साहब बनवाया किसने? वो बनवाया यशोवर्मन ने, खजुराहो का प्रसिद्ध विष्णु मंदिर। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई? हाँ बिल्कुल, इतनी बात उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से। अब बात समझो, एक इसका शासक हुआ जिसका नाम था थंग। जिजाक भुक्ति का एक शासक हुआ जिसका नाम था थंग। इसके बाद, और थंग की विशेषता क्या है? थंग की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसने एक मंदिर बनवाया जिसका नाम था कंदरिया महादेव। तो पेपर में ये लपेट के प्रश्न आते हैं, कंदरिया महादेव का मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाया? चंदेल। खजुराहो का मंदिर किसने बनवाया? चंदेल शासकों ने। तो कंदरिया महादेव का मंदिर इसने बनवाया। और ये एक ऐसा शासक था थंग जिसने अपने प्राण त्याग दिए। कहां पे? गंगा में, मतलब प्रयाग। प्रयाग में प्राण त्याग दिए। किसने? थंग ने। क्लियर है? आराधना करके अपना शरीर त्याग दिया। यहां पे त्याग दिया। तो थंग के बारे में हो गई। थंग के बारे में बस इतना आपको याद कर लेना है, बाकी तुमको नहीं याद रखना। अब इसके बाद एक शासक था जिसका नाम था कीर्तिवर्मन। कीर्तिवर्मन। और कीर्तिवर्मन के बारे में मैं आपको बता दूं, किसने क्या किया? महोबा के निकट एक जलाशय बनवाया था। एक तालाब का निर्माण करवाया था। कहां पे? महोबा का निकट। और अब मैं बताना चाहता हूं बिल्कुल लास्ट प्रश्न चंदेलों में। वो शासक था जिसका नाम था परमार्ददेव। परमार्ददेव। और परमार्ददेव क्यों फेमस थे? क्योंकि इनके दरबार में सेना नायक हुआ करते थे। दो सेना नायक थे फेमस, जिनका नाम था आल्हा एवं उदल। आल्हा उदल बहुत सुने होंगे। तो भाई साहब आल्हा उदल एक प्रकार से सेना नायक थे। आल्हा और उदल किसके दरबार में? परमार्ददेव। और परमार्ददेव किस वंश के शासक थे? तो परमार्ददेव जो थे वो चिजाक भुक्ति के चंदेल वंश के शासक थे। क्लियर हो गई बात? अब यहीं पे एक लास्ट प्रश्न मैं तुमको बताना चाहता हूं। एक पुस्तक यहां पे याद रखिएगा, आल्हा से। आला खंड किसकी पुस्तक है? तो आला खंड जो पुस्तक है ना, वो जगनिक की है। आला खंड किसकी पुस्तक है? तो जगनिक की पुस्तक है। जगनिक लेखक हैं। इस प्रकार ये पूरा का पूरा काम खत्म हो जाता है। फिर यहाँ पे अगर तुमसे प्रश्न है, क्या प्रश्न है, तो आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से। हटा गया मैं, ठीक है, इतना हट गया। फिर यहीं पे याद रखिएगा, एक दो प्रश्न और बताएंगे, पूरा का पूरा काम खत्म। यहां देखिएगा, अगर पेपर में प्रश्न है दिल्ली का संस्थापक पूछा जाए, दिल्ली का संस्थापक, तो आप बता दीजिएगा दिल्ली का संस्थापक कौन है? आनंद पाल। किस वंश का था? तोमर। बस इतना प्रश्न पूछा जाएगा। यहां से एक शब्द ऊपर नीचे भी आपसे नहीं होगा। क्लियर है? चलो, हाँ क्लियर है। अच्छा, आपने 5 सब्सक्राइबर करवा दिए, बहुत बढ़िया। हाँ 10-10 सब्सक्राइबर करा दो यार, मजा आ जाए, आतंक आ जाएगा, बिल्कुल ढा जाएगा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। उम्मीद करते सारे प्रश्न समझ में आ गए होंगे, बिल्कुल। अच्छा, गुजरात का जो चालुक्य वंश था, तो गुजरात के चालुक्य वंश में भीम प्रथम मिलेगा। तो भीम प्रथम मिलेगा मोहम्मद गौरी के समय में, पढ़ लेंगे, ज़्यादा वो बड़ी बात नहीं है। बस इतना याद रखिएगा, दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर, दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है वो कहाँ पड़ता है? वो पड़ता है माउंट आबू। और माउंट आबू कहाँ पड़ता है? तो माउंट आबू पड़ता है राजस्थान। दिलवाड़ा का जैन मंदिर मतलब माउंट आबू कहाँ पड़ता है? राजस्थान। और सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो दिलवाड़ा का जैन मंदिर माउंट आबू राजस्थान में पड़ता है, सबसे बड़ी बात, इसको बनवाया किसने? तो बनवाया बिमल शाह ने। बिमल शाह ने। और बिमल शाह ने बनवाया है
साथ में बताना चाहता हूँ बिमल शाह, ये लोग किस वंश के शासक थे? तो ये चालुक्य वंश के थे। लेकिन ये चालुक्य कहाँ के थे? तो ये चालुक्य थे गुजरात के, ना कि दक्षिण भारत के वेंगी, ठीक है, वेंगी, बदामी और कल्याणी के चालुक्य। ये गुजरात के चालुक्य थे, जो बिलवाड़ा का जैन मंदिर माउंट आबू में पड़ता है, इसको इन्होंने बनवाया था। क्लियर है? इतनी बात आपको याद रखनी। एक प्रश्न अच्छा और बता दूं कि एक आएगा सिसोदिया वंश। सिसोदिया वंश, सिसोदिया वंश में एक ही प्रश्न आता, ज्यादा प्रश्न आता नहीं। सिसोदिया वंश का एक राजा था जिसका नाम था राणा कुंभा। राणा कुंभा, तो राणा कुंभा ने क्या करवाया था? एक बनाया था विजय स्तंभ। तो पेपर में प्रश्न आता है विजय स्तंभ किसने बनवाया? तो विजय स्तंभ बनवाया राणा कुंभा ने। और कहां पर? तो भाई साहब चित्तौड़ में। ये राणा कुंभा ने बनवाया था चित्तौड़ में विजय स्तंभ, ठीक है। और यहीं पे याद रखिएगा 1518 में एक युद्ध हुआ था जिसका नाम है खतौली का युद्ध। खतौली का युद्ध, और ये किसके किसके बीच हुआ था? तो 1518 में ये युद्ध हुआ था राणा कुंभा प्लस इब्राहिम लोदी। आईएल का मतलब इब्राहिम लोदी के बीच में जो ये वंश हुआ था। क्लियर? ये युद्ध हुआ था खतौली का। तो ये भी प्रश्न आपको याद रखना है। सिसोदिया वंश का भी मामला समाप्त हो गया। सिसोदिया वंश में इतना ही याद रखना। और सिसोदिया वंश की राजधानी आपको पता ही है, मेवाड़, चित्तौड़ वाला मामला पड़ेगा, ठीक है। मेवाड़ प्रशासन होता, चित्तौड़ की राजधानी थी। बहुत बढ़िया। अच्छा, बिहार से बहुत सारे बच्चे हैं यहाँ पे, बहुत बड़ी बात है। चलो साथियों, तो उम्मीद करते हैं मजा आ गया होगा आपकी क्लास आज की, सॉरी आपकी क्लास तो है ही, उसमें कौन सी बड़ी बात। तो आज की क्लास में प्राचीन इतिहास को टाटा बाय बाय जय हिंद करते हैं और प्राचीन इतिहास को तहा के रख देते हैं। अब भाई साहब जो बात करेंगे हम लोग मध्यकाल से, लेकिन मध्यकाल से बात करने से पहले थोड़ा सा हम लोग एमसीक्यू भी खेलेंगे। एमसीक्यू एक जबरदस्त अंदाज में खेलेंगे, ठीक है। और एमसीक्यू मैं आपको बताऊंगा कब खेलेंगे, कैसे खेलेंगे, जबरदस्त अंदाज में। तो लूसेंट की प्राचीन इतिहास का हमने कर दिया समापन, लेकिन अभी समापन हमने लूसेंट का कर दिया, बट अभी दो टॉपिक पढ़ाऊंगा जो अलग से मेरे टॉपिक है, ठीक है। क्योंकि भाई साहब लूसेंट से साथ साथ में स्टैंडर्ड लेवल भी तो कवर करना है, ठीक है। चलो, राजस्थानी आपको मैं कमेंट्स इग्नोर नहीं कर रहा हूं, सजान सर। चलो, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गई होगी आज की क्लास बहुत जबरदस्त तरीके से, ठीक है। और अब मेरे जाने का वक्त हो गया। अच्छा, बहुत अच्छा लगा। अंजना जी, रीवा जी, हाँ सभी लोग 10-10 सब्सक्राइबर दे के जाना। 10-10 का टारगेट कर लो। जैसे ये नहीं, बोतल का ढक्कन कैसे दिख रहा है, सिल्वर दिख रहा है, उसी तरह भाई साहब एक सिल्वर बटन आएगी, पता है, मजा आ जाएगा। हम उन्नाव तो फेमस हो ही जाएंगे तुरंत। क्यों? अरे राघव सर के पास सिल्वर बटन आ गई, क्या बात है। भाई साहब वो बटन किसकी होगी? तुम्हारी, क्योंकि सब्सक्राइबर किसने करवाया? तुमने, ठीक है। तो भाई साहब याद कर लो, अगर तुम्हें मेरी वीडियोस पसंद आती हो, सच में दिल में चुप लगती हो कि भाई साहब ये मास्टर दिल से मेहनत कर रहा है यहाँ पे, तो दिल से अगर मेहनत कर रहा है तो भाई साहब उसका बस इतना सा काम कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को दूर तक भेज देना, अपने ग्रुप में भेज देना, अपने रिश्तेदार में भेज देना, सबके पास भेज देना, कह देना भाई सब्सक्राइब कर ले अगर तू पढ़ता है। एक बार पढ़ के देख, प्राचीन इतिहास उसने लूसेंट में फ्री में पढ़ा दी, जो लोग पैसे लेते हैं, ठीक है। चलो, बहुत बढ़िया, समझ में आ गई। चलिए, अब अंबु सर की क्लास है 9 बजे से, सभी लोग तैयार हो जाओ। बिल्कुल, हाँ जबरदस्त भाई साहब। चलते हैं, मिलते हैं कल शाम को 7 बजे अपने टॉपिक के साथ। चलो, थैंक यू क्लास, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।